बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस का एक रिव्यू पेश किया था चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। आज उसी सिलसिले की दूसरी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड बायोलॉजी, जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बायोलॉजी है ग्रेड 11 की, इसका जो चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। इस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से शॉर्ट क्वेश्चन और फिर इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी जो कमिंग एग्ज़ाम है तो इस तरह से आपको तैयारी करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर स्टूडेंट रिवीजन के फेज से गुजर रहे हैं और अगर आपको इस स्टेज पर कुछ पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं तो आपको काफ़ी आसानी हो सकती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फेडरल बोर्ड ने जो रिड्यूस सिलेबस दिया था उस रिड्यूस सिलेबस में चैप्टर 2 में से कौन कौन से टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया गया और कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। तो ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट लेना है। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं वो आपने छोड़ देना है। अभी मैं आपको बुक के अंदर शो करता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स में आपने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, और साथ यहाँ पे पॉइंट आउट किया हुआ है कि आपने पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल्स को भी एक्सक्लूड कर देना है, यानी जो स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, काइटिन वगैरह दिया हुआ है तो उसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा पोर्शन आप कवर करेंगे। उसके बाद फिर इसी तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन और रोल ऑफ प्रोटीन, ये सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। लिपिड्स में क्लासिफिकेशन, असाइल ग्लाइसरोल, प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड, ये कवर होंगे। लेकिन वैक्सेस, टर्पीन्स, स्टीरॉयड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह ये एक्सक्लूडेड हैं। और फिर न्यूक्लिक एसिड का पूरा टॉपिक इसके अंदर शामिल है, लेकिन आखिर में जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है वो शामिल नहीं किया हुआ, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो ये टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। तो अब हम ज़रा बुक के अंदर देख लेते हैं कि बुक में इन टॉपिक्स में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं वो किस किस्म के होंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में जैसे अभी आपको बताया था कि शुरू के टॉपिक्स को एक्सक्लूड किया हुआ है, यानी आपने ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इन प्रोटोप्लाज्म, इसको भी कवर नहीं करना है इस एग्जाम के लिए। फिर इसी तरह से ये जो टेबल्स दिए हैं और इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस के ऊपर अलग से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि आगे जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस की टर्म्स बार बार यूज़ होती हैं। इस वजह से आप इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखें, लेकिन आपसे स्पेशली कोई कंडेंसेशन या हाइड्रोलिसिस के हवाले से अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो बायोमॉलिक्यूल्स आगे दिए हैं इस चैप्टर के अंदर, उनमें से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यूज़ हो सकता है। तो इस वजह से मैं एडवाइस करूँगा कि आप कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस को पढ़ें ज़रूर, इसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें ताकि आगे वाले जो टॉपिक हैं वो ज़्यादा अच्छे आपके क्लियर हो सकें। लेकिन याद रखिए कि इसमें से कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर का टॉपिक भी इस साल के एग्जाम के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। फेडरल बोर्ड ने अपने रिड्यूस सिलेबस में से इस टॉपिक को भी एक्सक्लूड कर दिया था, तो आप इसको भी रहने दें और इसको भी स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने कार्बोहाइड्रेट से शुरू करना है। अब देखो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं वो किस किस्म के होंगे। देखो सबसे पहले तो ये कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर केमिकल नेचर को एक्सप्लेन किया हुआ है, इसके हवाले से क्वेश्चन बनता होता है कि एक्सप्लेन द केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम केमिकल नेचर को एक्सप्लेन करें उसमें हमने ये हाइड्रेटेड कार्बन्स का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बताना होता है, और साथ इसमें जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स का कॉन्सेप्ट है वो भी बताना होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर शो करने होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अलग से भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, मिसाल के तौर पर What is the concept of carbohydrates according to their literal meaning? तो literal meaning of carbohydrate के लिहाज से आपने इसका हाइड्रेटेड कार्बन वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। और इसी तरह से यहाँ पर दूसरा एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसकी जो मॉडर्न केमिकल नेचर उसके हवाले से पूछा जा सकता है कि वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो आपने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड स्टेट किस तरह से एग्जिस्ट कर रही है और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन स्टेट कैसे एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ से देखिए मजीद कोई शॉर्ट क्वेश्चन यूँ भी हो सकते हैं कि जैसे आपसे यूँ कहा जाए कि कोई डिफरेंट
कंपाउंड्स के नाम दिए हुए हैं और उसमें से आपको कहा जाए कि पिक आउट द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द गिवन कंपाउंड्स, तो उसमें हो सकता है कि कोई प्रोटीन्स के नाम भी दिए हुए हों, उसमें कोई लिपिड्स के नाम भी दिए हुए हों, तो आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन कौन से हैं। या फिर ये हो सकता है कि ये चंद एक कार्बोहाइड्रेट्स के नाम जो यहाँ पर गिवन है, तो इन कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूलर फार्मूले आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएं। तो इस हवाले से आपने इस टॉपिक को कवर करना है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पॉसिबल हैं। उसके बाद हम अगले पेज पर आते हैं। तो यहाँ पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को दिया जा सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस तरह से करके ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अच्छा, फिर इसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, कार्बोहाइड्रेट को जनरली शुगर्स कहा जाता है या कॉमनली इसको शुगर्स कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, ये रीज़न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है कि वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली नोन एज शुगर्स, तो उसमें आपने ये जस्टिफाई करना है इसको। या फिर वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली कॉल्ड एज सैकराइड्स, तो सैकराइड्स के लिए भी आपने सेम यही जस्टिफिकेशन देनी है। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन दरअसल नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट की बुनियाद पर की जाती है ना। तो यहाँ पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपने बताना है कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन इट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ सैकराइड यूनिट्स। और फिर आप देखते हैं कि ये 3 ग्रुप्स में कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया है, उसमें जैसे ये मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड। तो इनकी ये प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकराइड या ओलिगोसैकराइड या फिर पॉलीसैकराइड। फिर इसी तरह से इनके दरमियान डिफरेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसैकराइड एंड ओलिगोसैकराइड, तो आपने ये पॉइंट्स डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करने हैं। इसी तरह से ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड के दरमियान में भी डिफरेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये टेबल बड़ा अहम है, इसको अच्छी तरह से आपने कवर करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मोनोसैकराइड के मुतालिक अलग से ये अब क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकराइड या एक्सप्लेन द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसैकराइड। उसमें आपने ये जनरल फार्मूला एक्सप्लेन करना होगा और उसमें जो n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ये भी बताना होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक भी हो सकता है कि एक्सप्लेन द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स में जैसे ये 2 बुनियाद के ऊपर क्लासिफिकेशन की जाती है मोनोसैकराइड की। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड। तो जब बेसिस पूछी जाए तो आपने उसमें एक बुनियाद इसकी फंक्शनल ग्रुप बताना है और दूसरी बुनियाद इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम बताना है, और फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर जो क्लासेस बनती हैं वो आप अलग से पॉइंट आउट कर देंगे, और इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर जो क्लासेस बनती हैं वो पॉइंट आउट कर देंगे। अच्छा, फिर देखिए ये जितनी भी क्लासेस हैं इनकी, तो इनमें हर एक क्लास की आपको ये एग्जांपल्स पता हो। जैसे आप देखिए ट्रायोजेज में कुछ एल्डोट्रायोजेज हैं और कुछ कीटोट्रायोजेज हैं। इनकी एग्जांपल्स आपको याद होनी चाहिए और उनके ये फंक्शंस। यहाँ से कई एक शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि व्हाट आर एल्डोट्रायोज, गिव एन एग्जांपल एंड राइट डाउन इट्स फंक्शन। तो इस तरह से करके एल्डोट्रायोज हो या कीटोट्रायोज हो, एल्डोटेट्रोज हो या कीटोटेट्रोज हो, तो इनमें से हर एक के मुतालिक ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। या सम टाइम हो सकता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली इस कंपाउंड के नाम से पूछा जाए कि जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ ग्लाइसरल्डिहाइड। तो ग्लाइसरल्डिहाइड की केमिकल नेचर आप बताएंगे तो आप कहेंगे कि इट इज एल्डोट्रायोज। इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और इसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। आप इसका साथ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसकी केमिकल नेचर को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अच्छा, इसी तरह से ये हर एक कंपाउंड के जो फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं इस टेबल में, तो ये भी बड़े अहम है। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। उसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकराइड। केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकराइड में फ्यूरेनोज और पायरेनोज ये 2 टर्म्स यहाँ पर यूज किए हैं रिंग चेन स्ट्रक्चर के हवाले से। तो इनके दरमियान डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फ्यूरेनोज एंड पायरेनोज। फिर इसी तरह से रिंग चेन स्ट्रक्चर के हवाले से एक और क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि इन विच स्टेट कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिंग चेन स्ट्रक्चर, या व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू रिंग चेन स्ट्रक्चर। तो ये आपने जस्टिफाई करना है कि रिंग चेन स्ट्रक्चर कार्बोहाइड्रेट में किस स्टेट में फॉर्म होते हैं।
अच्छा, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें यहाँ पर आइसोमेरिज्म का जिक्र है। तो इसमें एक आइसोमेरिज्म की किस्म है, उसे कहते हैं अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स। अल्फा एंड बीटा आइसोमर्स को एनोमर्स भी कहा जाता है। तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इन दोनों आइसोमर्स को एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर इसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन मोनोसेक्राइड। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अगरचे अभी जो करंट एडिशन है उसके अंदर ये स्ट्रक्चर सारे निकाल दिए हमें, लेकिन आपने ये जो डेफिनेशंस हैं उनको ज़रूर याद रखना है। तो इसमें देखिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इन एंशियोमर्स हैं, तो इन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इनको डिफाइन करने को कहा जा सकता है और इनकी कोई एक एग्जांपल आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इनको अच्छी तरह से रिव्यू करें। अच्छा, फिर उसमें देखिए डी और एल आइसोमर्स के दरमियान डिफरेंस और इनको ड्रॉ करने का क्वेश्चन होता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी एंड एल ग्लूकोज। तो अभी जो करंट एडिशन है उसके अंदर जो डायग्राम दी हुई है उसके अंदर मिस्टेक है, डी और एल ग्लूकोज की जो डायग्राम दी हुई है, तो इस वजह से आप ये जो प्रीवियस एडिशन के अंदर डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज की डायग्राम्स गिवन थी, आप इसको प्रेफर करें। अच्छा, फिर इसी तरह से आगे हम आते हैं तो ये लेबॉर्ट्री मैन्युफैक्चर्ड जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनके मुतालिक है। तो उसमें देखिए कि जैसे शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको जितनी भी स्वीट्स उनके लिए बनाई जाती हैं या उनके लिए केक्स बनाए जाते हैं तो उन्हें शुगर फ्री केक्स कहा जाता है। असल में वो शुगर फ्री केक होते तो मीठे हैं, लेकिन उनके अंदर स्वीट टेस्ट पैदा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज़ करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर टैगाटोज या सुक्रालोज वगैरह दिया है। तो यहाँ पे एक रीज़न पूछा जा सकता है कि वाई दीज शुगर्स कैन नॉट डिस्टर्ब द ग्लूकोज लेवल ऑफ द ब्लड, या फिर ये वाई artificial sweeteners are more suitable to the diabetics as compared to the natural sugars। तो आपने यहाँ पे रीजनिंग ये याद रखनी है कि एक्चुअली ये जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं दे आर एक्चुअली एल टाइप ऑफ आइसोमर्स, ये एल शुगर्स होती हैं, जबकि नेचुरली अकरिंग शुगर्स आर मोस्टली डी शुगर्स। और हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं दे आर एक्चुअली they have affinity with the D sugars, not with the L sugars. Therefore, such laboratory manufactured sweeteners cannot disturb the metabolism of our body. तो इस तरह से शुगर के पेशेंट्स के लिए ये सूटेबल रहते हैं। तो ये रीज़न यहाँ से पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये ओलिगोसेक्राइड्स में अगर हम बात करते हैं तो ओलिगोसेक्राइड की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर भी क्लासिफिकेशन की बेसिस आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओलिगोसेक्राइड। तो ओलिगोसेक्राइड्स को भी नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट्स की बुनियाद पर क्लासिफाई किया जाता है। इसमें जैसे 2 सेक्राइड यूनिट रखने वाले डाइसेक्राइड हैं, 3 वाले ट्राइसेक्राइड, और अप टू डेकासेक्राइड ये डिफरेंट ओलिगोसेक्राइड्स होंगे। तो ओलिगोसेक्राइड्स में जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं ओलिगोसेक्राइड की वो डाइसेक्राइड्स होती हैं। तो इन डाइसेक्राइड में 3 डाइसेक्राइड्स यहाँ पे गिवन है जिनके बारे में इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। मिसाल के तौर पर उसमें एक सुक्रोज है। यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चंस आएंगे। मिसाल के तौर पर जैसे आपसे ये कहा जाता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सुक्रोज। तो केमिकल कंपोजिशन सुक्रोज की अगर आपसे पूछी जाती है तो आप इन राइटिंग भी उसको ये बता सकते हैं केमिकल नेचर, इसमें क्या क्या चीज़ है, और ये चाहें तो आप ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, तो ऐसी सूरत में फिर आपको ये लाजमी ये स्ट्रक्चर बनाकर ये फॉर्मेशन इसकी ड्रॉ करनी होगी, फिर आपको लिखना नहीं है। ठीक है, अगर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, तो फिर बेशक आप ये डायग्राम ड्रॉ ना करें, आप जस्ट वैसे वर्डिंग के अंदर इसको एक्सप्लेन कर दें। लेकिन जब ड्रॉ करने को कहा जाए तो फिर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देनी बल्कि इसको ड्रॉ करना है। तो ये ज़रा ख्याल रखना है यहाँ पर। फिर इसी तरह से सुक्रोज के हवाले से मजीद क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सुक्रोज इन अ प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के अंदर सुक्रोज ये ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट के तौर पर एक्ट करता है, ये आपने इसका रोल बताना है। कि एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि जस्टिफाई द
रोल ऑफ सुक्रोज एज ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट के तौर पर जब आप इसको जस्टिफाई करेंगे तो यहां पर आप ये चीज पॉइंट आउट करेंगे कि एक्चुअली ये शुगर हाईली वाटर सॉल्युबल शुगर होती है एज कंपेयर टू अदर डाइसेक्राइड्स। और दूसरी बात, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, देयरफॉर इट कैन नॉट इंटरफेयर विद एनी अदर कंपाउंड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो बाकी जितने भी दूसरे कंपाउंड्स हैं वो इस तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो आपने ये रीज़न याद रखना है कि सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कार्बोहाइड्रेट के तौर पर क्यों यूज़ किया जा रहा है। अगर ये आपको रीज़न सही समझ में नहीं आया यहाँ पर, तो आप इस सिलसिले में जो लेक्चर मेरा YouTube पर ऑलरेडी मौजूद है इस टॉपिक के हवाले से, उसको आप अच्छी तरह से गौर से देखें तो आपको ये रीजनिंग वहाँ पर समझ में आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनी हुई है, इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड गिव इट्स एन एग्जांपल। तो अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आप डिफाइन करेंगे और इसकी एग्जांपल आप ये सुक्रोज की कोट करेंगे कि सुक्रोज में ये वाली लिंकेज पाई जाती है। या फिर ऐसे जनरल क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड गिव इट्स एग्जांपल। तो आप इसको तब भी डिफाइन करके और एग्जांपल सुक्रोज की भी दे सकते हैं, या ऐसी सूरत में आप माल्टोज या लैक्टोज की एग्जांपल भी दे सकते हैं। अच्छा, अब जैसे क्वेश्चन मैंने आपको सुक्रोज के हवाले से बताए हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन माल्टोज के हवाले से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे माल्टोज की अगर फॉर्मेशन आपसे एक्सप्लेन करने को कहा जाता है तो आप वर्डिंग में एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपको इसकी फॉर्मेशन ड्रॉ करने को कहा जाता है तो ये आप डायग्रामेटिकली इसको ड्रॉ करें। और यहाँ पर भी ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपसे इसके फंक्शंस के मुतालिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर समटाइम डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सुक्रोज एंड माल्टोज। आप देखो सुक्रोज और माल्टोज को डिफरेंशिएट करें तो कई एक पॉइंट हमारे सामने आ जाएंगे, उसमें इनकी जो कंपोजिशन है वो भी आ सकती है, इसके अलावा इनकी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का डिफरेंस आ सकता है, इनकी अकरेंस का डिफरेंस आ सकता है। तो कई एक पॉइंट यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही लैक्टोज के मुतालिक भी क्वेश्चन होंगे, जो अभी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सुक्रोज और माल्टोज के हवाले से। लैक्टोज के हवाले से भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन होंगे और इनका भी उसके साथ डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा समटाइम इनके मुतालिक क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुक्रोज या माल्टोज या फिर सुक्रोज। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम पॉलीसेक्राइड्स में अगर आ जाते हैं तो पॉलीसेक्राइड में जैसे कि आपको रिड्यूस सिलेबस के अंदर अभी पॉइंट आउट किया था कि आपने पॉलीसेक्राइड की जो फर्दर टाइप्स हैं वो नहीं पढ़नी, यानी आपने ये स्टार्च और उससे ऑनवर्ड ये टाइप्स नहीं कवर करनी। लेकिन पॉलीसेक्राइड की आपको क्लासिफिकेशन ज़रूर पता हो, जैसे पॉलीसेक्राइड्स व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसेक्राइड। तो यहाँ पर पॉलीसेक्राइड की क्लासिफिकेशन बताई गई है ऑन द बेसिस ऑफ the types of saccharide units they contain. Some polysaccharides which are made up of similar kind of saccharide unit उनको homopolysaccharide कहा जाता है, और जिनके अंदर different kind के saccharide units हैं उनको heteropolysaccharides कहा जाता है। इनकी आप examples याद रखें, इसके ऊपर short question आ सकता है। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि पॉलीसेक्राइड का ओलिगोसेक्राइड या फिर मोनोसेक्राइड के साथ कोई डिफरेंस का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस तरह से आपका कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट में से अगर लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये जो ओलिगोसेक्राइड वाला पार्ट है ये ज़्यादा अहम है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन के राइज होने का चांस है, तो इसके ऊपर ज़्यादा आप तवज्जो करें। समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन में ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी पूछ ली जाती है, ये टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से प्रिपेयर कीजिए। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आ जाइए तो कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे सामने आते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के हवाले से यहाँ पर क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे आपसे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है। डिफाइन एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, आप इसको डिफाइन भी करेंगे और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करेंगे। और हाउ वन अमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर अमाइनो एसिड, इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। उसमें आपने बताना है कि एक अमाइनो एसिड दूसरे से कैसे डिफर करता है, और इसमें आप ये टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड का भी जिक्र कर देंगे। फिर इसी तरह से एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर ये ग्लाइसिन और एलानिन के डिफरेंस का पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लाइसिन एलानिन। तो ये दोनों अमाइनो एसिड बुक के अंदर गिवन है, इस वजह से इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको याद होने चाहिए और इनमें डिफरेंस भी आप पॉइंट आउट कर सकें। दूसरा, यहाँ पर ग्लाइसिन और एलानिन को ड्रॉ करने का भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, फिर इसमें देखिए कि
डाईपेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन यहाँ पे शो की हुई है। जैसे आपसे कहा जाए कि ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ अ डाईपेप्टाइड, तो इस तरह से आप ये डाईपेप्टाइड ड्रॉ करेंगे। अगर ये क्वेश्चन यूँ जनरल हो तो बेशक आप ये ग्लाइसिन पहले बनाएं या एलानिन पहले बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिल एलानिन, तो फिर लाजमी तौर पर ग्लाइसिन पहले आप ड्रॉ करेंगे, फिर एलानिन ड्रॉ करेंगे, इनके दरमियान शो करेंगे कि कौन से कंपोनेंट इनके आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर इनमें जो पेप्टाइड लिंकेज है उसको आप इंडिकेट करेंगे, और इस तरह से ग्लाइसिल एलानिन का स्ट्रक्चर आप शो करेंगे। लेकिन आप ये याद रखिए कि ये जो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है ये बड़ा मैटर करता है, इससे इसकी नेचर पर फर्क पड़ता है। तो अगर ये ग्लाइसिन पहले आने के बजाय एलानिन पहले आ जाए तो ऐसी सूरत में जो डाईपेप्टाइड बनेगा वो एलानाइल ग्लाइसिन हो जाएगा, और एलानाइल ग्लाइसिन की अगर फॉर्मेशन ड्रॉ करने को कही जाए तो उसमें आपने फिर एलानिन को पहले और ग्लाइसिन को बाद में रखना है। यहाँ पर अक्सर मिस्टेक हो जाती है कि जब भी ये क्वेश्चन बच्चे से पूछा जाता है कि ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ एलानाइल ग्लाइसिन, तो वो यही ग्लाइसिल एलानिन ड्रॉ कर देता है, जो कि सरासर गलत हो जाएगा। तो आपने जरा केयरफुल रहना है, ऐसी मिस्टेक आपसे ना हो, इससे आपने बचना है। अच्छा, फिर एक और बात याद रखिए कि जिस तरह से ये ग्लाइसिल एलानिन है, मैंने बताया आपको कि एलानाइल ग्लाइसिन भी हो सकता है, तो इसी तरह से आप याद रखिए कि अगर दो ग्लाइसिन आपस में कंडेंस हो तो वो फिर ग्लाइसिल ग्लाइसिन बन जाएगा, और अगर दो एलानिन आपस में कंडेंस हो तो एलानाइल एलानिन बन जाएगा। तो उनके मुतालिक भी क्वेश्चन हो सकते हैं। आप ये मत समझिएगा कि वो तो बुक के अंदर दिए ही नहीं हुए, वो भाई ये जो ग्लाइसिन और एलानिन आपको बुक के अंदर नजर आ रहा है, तो इन्हीं की मुख्तलिफ तरह से अरेंजमेंट से वो चीज़ें बन रही हैं ना, तो इस वजह से वो चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं एग्जाम में, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, फिर यहाँ से क्वेश्चन यूँ भी पूछा जाता है कि व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड एंड गिव इट्स एन एग्जाम्पल। तो आप पेप्टाइड बॉन्ड को डिफाइन करके उसकी एग्जाम्पल में आप इसी तरह से किसी डाईपेप्टाइड को शो कर देंगे, और इसी तरह से किसी डाईपेप्टाइड की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके स्ट्रक्चर के हवाले से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ डाईपेप्टाइड एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर, तो फिर आप कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से ट्राइपेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए कि बाय यूजिंग 2 ग्लाइसिन अमाइनो एसिड एंड 1 एलानिन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्राइपेप्टाइड। तो अब आपने 2 ग्लाइसिन और 1 एलानिन को कंबाइन करके एक ट्राइपेप्टाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, या इस तरह से कोई भी आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर पेपर के अंदर बना के दिया जा सकता है कि भाई ये 2 अमाइनो एसिड हैं और आप इनको कंडेंस करके इनकी डाईपेप्टाइड ड्रॉ करें, या फिर इनको कंडेंस करके इनकी ट्राइपेप्टाइड ड्रॉ करें। तो ये आपको आना चाहिए कि अगर आपके सामने कोई स्ट्रक्चर गिवन हो तो आप उनको कंडेंस कर सकें, और अगर वैसे ये जो बुक के अंदर 2 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर गिवन थे, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चरल कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो इसके ऊपर अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन बनता होता है। इसको अच्छी तरह से आप ये रिव्यू करें कि ये जो 4 किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं इनको अलग अलग हेडिंग बनाएं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज लिखें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज लिखें, टर्शरी स्ट्रक्चर, और फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। इसमें देखो शॉर्ट क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट, फिर इसी तरह से डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, या फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और उसके बाद फिर इसी तरह से आगे आ जाएं तो सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस दिया हुआ है। इस सिग्निफिकेंस में से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन आए तो उसमें आपने ये एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया की कोट करते हुए आपने ये जस्टिफाई करना है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस। और इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो आपने ये पॉइंट म्यूटेशन का इफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे याद रखना है कि ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, यानी दैट इज चेंज इन द सिंगल फ्यू न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए, द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पर्टिकुलर प्रोटीन मे बी डिस्टर्ब। ये इफेक्ट होता है पॉइंट म्यूटेशन का, यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा देखो ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन और नॉर्मल हीमोग्लोबिन में आपसे फ़र्क पूछा जा सकता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन में ये स्ट्रक्चर गिवन है, तो समटाइम यहाँ से एमसीक्यू बना लिया जाता है कि ये 4th, 5th, 6th, 7th
पोजीशंस के ऊपर जो अमाइनो एसिड के नाम दिए हुए हैं ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। समटाइम डायग्राम में से ये MCQ यहाँ से पूछ लिया जाता है, तो ये बी केयरफुल, ये आपने एग्जांपल्स याद रखनी है इन अमाइनो एसिड की। खास तौर पर ये जो पोजीशन नंबर 6 के ऊपर अमाइनो एसिड गिवन है इनको ज़रूर याद रखिए कि सिकल सेल हीमोग्लोबिन में कौन सा अमाइनो एसिड है और जबकि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कौन सा अमाइनो एसिड है। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में फिब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के दरमियान डिफरेंस का क्वेश्चन आता है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन फिब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो उसमें आराम से 3-4 पॉइंट निकाले जा सकते हैं, तो आप इन दोनों में से 3-4 पॉइंट बनाकर डिफरेंस कीजिए। इसके अलावा रोल ऑफ प्रोटीन्स, तो इसमें देखिए काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं और कुछ फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। इनकी एग्जांपल्स और साथ उनके रोल्स मेंशन किए हुए हैं। तो इनमें से कोई भी आपसे प्रोटीन का नाम लेकर उसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको इस तरह से याद हो। या फिर ओपनली ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि गिव द नेम्स ऑफ एनी 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड गिव देयर फंक्शंस, और इसी तरह से write the names of any 3 functional proteins and give their roles in the body। तो यूं ओपनली भी क्वेश्चन हो सकता है या फिर थोड़ा सा आपको बाउंड भी किया जा सकता है कि आप फ्ला प्रोटीन्स बताएं। तो ये सारी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद आ जाइए लिपिड्स के ऊपर। तो लिपिड्स में देखिए यहाँ पर इसकी केमिकल नेचर के हवाले से क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द केमिकल नेचर ऑफ द लिपिड्स। उसमें आपने ये जो शुरू में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं और मोस्टली फैटी एसिड पर मुश्तमिल है, ये इसकी केमिकल नेचर कहलाएगी। ये ट्राइस्टीरिन की एक एग्जाम्पल दी हुई है। ट्राइस्टीरिन के ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ट्राइस्टीरिन, या राइट डाउन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्राइस्टीरिन। फिर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में जैसे कि हमने सिर्फ असाइल ग्लाइसरॉल को कवर करना है, बाकी जो इसके लिपिड्स के कंटेंट्स हैं उसको हमने कवर नहीं करना, लेकिन आपको ये लिपिड्स की एग्जांपल ज़रूर सारी याद होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था ना कि आपको कोई लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स दी जा सकती है और उसमें से आपको ये कहा जाए कि सेपरेट द लिपिड्स फ्रॉम द गिवन कंपाउंड्स, या सेपरेट द प्रोटीन्स फ्रॉम द गिवन कंपाउंड्स, या कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द गिवन कंपाउंड। ऐसा क्वेश्चन ओवरऑल एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वजह से ये जितने भी एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड्स की, प्रोटीन्स की या फिर आगे न्यूक्लिक एसिड्स की आपको नजर आएंगी, उन सबको आप जरूर याद रखिए। अच्छा, असाइल ग्लाइसरॉल के हवाले से देखो यहाँ पर ये टॉपिक भी लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको उस हवाले से भी याद रखें। देखो बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी ये कोई टॉपिक आए तो उसमें डायग्राम आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है, उसको आपने नहीं छोड़ना। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी इस बात के बारे में बताया था कि डायग्राम बहुत ज़रूरी होती हैं। असाइल ग्लाइसरॉल में आप देखिए कि सबसे पहले आपसे एस्टर का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ एन एस्टर एंड एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन, या व्हाट इज़ एस्टेरिफिकेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो इस तरह से करके ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। या फिर ये जैसे एक एग्जाम्पल दी हुई है मिथाइल एथेनुएट की, तो मिथाइल एथेनुएट की फॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है, या आपसे ये यूं कहा जा सकता है कि ड्रॉ द कंडेंसेशन बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड। तो यूं मुख्तलिफ तरह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, असाइल ग्लाइसरॉल में जो फर्दर असाइल ग्लाइसरॉल के अंदर आगे एक्सप्लेनेशन दी हुई है, उसमें पहले तो ये आपको एक्सप्लेन किया है कि एस्टर क्या चीज़ होती है, और उसके बाद फिर ये असाइल ग्लाइसरॉल यहाँ से असल में शुरू होता है। देखिए, जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये एस्टर और एस्टेरिफिकेशन पहले बताएं और उसके बाद फिर ये आगे इसको एक्सप्लेन करें। आप ये असाइल ग्लाइसरॉल को एक्सप्लेन करते हुए अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में कहा जाता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि असाइल ग्लाइसरॉल्स आर द एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड, और उसमें फिर ये ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड को एक्सप्लेन करके इनकी एस्टेरिफिकेशन शो करेंगे। यहाँ पर आपको देखिए एस्टेरिफिकेशन में हो सकता है कि ग्लाइसरॉल और किसी पर्टिकुलर फैटी एसिड के दरमियान आपको कंडेंसेशन करने को कहा जाए, तो यूं आप असाइल ग्लाइसरॉल और किसी पर्टिकुलर फैटी एसिड के दरमियान कंडेंसेशन बनाकर उसको ड्रॉ करके दिखाएंगे। यहाँ से इसके अलावा ये मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल या डाइअसाइल ग्लाइसरॉल या ट्राइअसाइल ग्लाइसरॉल, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपसे अलग से कहा जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल या डाइअसाइल ग्लाइसरॉल। यहाँ पे भी बच्चों आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि अगर आपसे मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल
ड्रॉ करने को कहा जाता है, तो जस्ट आपने मोनोसाइल ग्लाइसरॉल बनाना है, यानी उसमें ग्लाइसरॉल बना के उसके साथ एक फैटी एसिड को स्ट्रीफाइड दिखाएंगे। और अगर डाइसाइल ग्लाइसरॉल बनाने को कहा जाता है तो आप डाइसाइल ग्लाइसरॉल के केस में ग्लाइसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड को शो करेंगे। ऐसा ना हो कि आपने बस ये एक ही डायग्राम को रटा हुआ हो और जो क्वेश्चन आए हर एक में बस वही चीज़ फिट करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये आपसे मोनोसाइल, डाइसाइल या ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल के स्ट्रक्चर बनाने को कहा जाए तो सिर्फ वो स्ट्रक्चर बनाएं, और अगर आपसे इनकी फॉर्मेशन ड्रॉ करने को कही जाए तो फिर आपने वो फॉर्मेशन ड्रॉ करनी है। मिसाल के तौर पर जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे शेयर करता हूँ कि ड्रॉ द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल, तो उसमें आप ग्लाइसरॉल बनाएंगे, फिर ये फैटी एसिड्स 3 शो करेंगे और उसके बाद फिर इनकी कंडेंसेशन दिखा देंगे यहाँ पर। तो ये आपने ड्रॉ किया है। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल, फिर आपने वर्डिंग के अंदर यही बात एक्सप्लेन करनी थी, फिर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब ड्रॉ करने को कहा जाए तो ड्रॉ कीजिए, जब एक्सप्लेन करने को कहा जाए या डिस्क्राइब करने को कहा जाए तो डिस्क्राइब कीजिए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि पूछा क्या जा रहा है, जो बात पूछी जाए वही बात आप बताइए। शॉर्ट क्वेश्चन की ब्यूटी ये होती है, उसको अच्छा अटेम्प्ट करने का वे ये होता है कि उसमें जितनी बात पूछी गई है सिर्फ उतनी बात का आप जवाब दीजिए, आप इधर उधर की बात मत लिखिए। तो इस तरह से आपके फुल मार्क्स उसमें आते हैं। तो जैसे मैंने अभी ये ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल के मुतालिक ये चीज़ें बताई हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे डाइसाइल ग्लाइसरॉल और मोनोसाइल ग्लाइसरॉल के मुतालिक भी पूछे जा सकते हैं। तो आप ये मत समझिए कि मोनोसाइल और डाइसाइल ग्लाइसरॉल की फॉर्मेशन तो बुक में दी ही कोई नहीं है। भाई जब आपको ये ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल समझा दिया तो बाकी आप खुद से बना सकते हो। देखो आपके पेपर के अंदर सिर्फ रिकॉल वाले क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि फेडरल बोर्ड की पॉलिसी ये है अब कि नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी वो डालते हैं। तो इस वजह से आपने ये जरा केयरफुल रहना है कि जो चीज़ यूँ एज ए बुक में डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड बात कोई भी जो आपने चीज़ अंडरस्टैंड की थी, एक नॉलेज हासिल किया था, उसकी बुनियाद पर आप कोई नई चीज़ यूँ बना सकते हैं, तो वो भी आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा आपको फैटी एसिड के हवाले से क्वेश्चंस याद रखने कि व्हाट इज़ फैटी एसिड एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। तो फैटी एसिड आप बताएंगे और उनकी टाइप्स आप बताएंगे। फैटी एसिड की प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है, और फिर फैटी एसिड की टाइप्स में देखो यहाँ पर अगर टाइप्स पूछी जाती हैं तो आप इन जनरल ये 2 to 30 टाइप्स ये तो बताएंगे ही, लेकिन आपने फिर उसको क्लासीफाई करना है इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। या फिर ये अगर टाइप्स ऑफ फैटी एसिड का क्वेश्चन यूँ आए कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, तो फिर आपने ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 ग्रुप्स में इनको क्लासीफाई करना है। यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल्स दी हुई हैं फैटी एसिड की, वो एग्जांपल्स आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, वो आपने कवर करनी है अच्छी तरह से। जैसे मैं अभी आपसे पहले शेयर कर रहा था कि कोई कंपाउंड्स में से आपको स्पेसिफिक कंपाउंड सेलेक्ट करने को कहा जा सकता है, तो उसमें ये फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं, तो इस वजह से इनकी भी एग्जांपल्स आप याद कीजिए। अच्छा, तो इसमें देखिए ये टेबल के अंदर आपको ये कुछ फैटी एसिड के स्ट्रक्चर्स और उनके नाम मिल जाएंगे। ये टेबल आपने याद रखना है। अभी अगरचे जो करंट एडिशन है उसके अंदर ये इसमें से कुछ चीज़ें रिड्यूस कर दी हुई हैं, तो आप सिर्फ करंट एडिशन के मुताबिक देखिए कि जो चीज़ें अगर उसमें रिड्यूस कर दी हुई हैं वो चीज़ नहीं आएगी, तो उसके मुताबिक ही आपने कवर करना है। अच्छा, उसके बाद ये वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड और फिर ये टर्पीन, स्टीरॉयड और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये पार्ट एक्सक्लूडेड है, इसको आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप आ जाएं न्यूक्लिक एसिड पे। तो न्यूक्लिक एसिड ये टॉपिक पूरा कवर करना है। इसमें देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड के हवाले से एक छोटा सा पैरा यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें से क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपने न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी के हवाले से ये चीज़ पॉइंट आउट करनी है। उसके बाद फिर केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड में आपसे कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। और कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में फिर ये जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियोटाइड के, इनकी डायग्राम्स भी आप याद कीजिए। आपसे पायरिमिडीन की डायग्राम्स ड्रॉ करने को कहा जा सकता है, आपसे प्यूरिन्स की डायग्राम ड्रॉ करने को कहा जा सकता है, पायरिमिडीन और प्यूरिन्स के दरमियान डिफरेंस करने को कहा जा सकता है, पायरिमिडीन की टाइप्स आपसे पूछी जा सकती हैं, प्यूरिन्स की टाइप्स पूछी जा सकती हैं। तो इस तरह कई एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं।
अच्छा, फिर उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ड्रॉ करने की भी प्रैक्टिस कीजिए। इसको ड्रॉ करने का भी क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसी सूरत में आप ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आगे जो एटीपी का स्ट्रक्चर बना हुआ है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज एटीपी भी एक न्यूक्लियोटाइड की किस्म है। उसके बाद बच्चों ये जो टेबल है ये भी बहुत अहम है। इस टेबल के अंदर आपको आरएनए में पाए जाने वाले डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियोसाइड्स जिनको राइबोन्यूक्लियोसाइड्स कहा जाता है और न्यूक्लियोटाइड जिनको राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, उनकी ये लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। तो इनके हवाले से कई एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोसाइड, तो आपने ये 4 टाइप्स मेंशन करनी है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, तो ये आप मेंशन करेंगे। इसी तरह से ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। फिर इनमें डिफरेंशिएटिंग क्वेश्चन होंगे, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन एडेनिन एंड एडिनोसिन या ग्वानिन एंड ग्वानोसिन या साइटोसिन एंड साइटिडीन, ऐसे करके डिफरेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं। या एडिनोसिन और डी एडिनोसिन में क्या फ़र्क है। फिर इसी तरह से यूं भी सवाल हो सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एडिनोसिन या ग्वानोसिन या साइटिडीन, तो इनकी केमिकल कंपोजिशन बताएंगे कि दे आर एक्चुअली राइबोन्यूक्लियोसाइड्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ एडेनिन एंड राइबोज शुगर। इसी तरह से ग्वानिन और राइबोज शुगर के बने हुए। तो ये यहाँ से कई एक क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके ऊपर बड़ी ग्रिप करने की ज़रूरत है। यहाँ से एमसीक्यूज भी अक्सर उठाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड में आप देखें कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियोटाइड की आपसे कंडेंसेशन पूछी जा सकती है कि एक्सप्लेन द कंडेंसेशन ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 2 न्यूक्लियोटाइड किस तरह से कंडेंस होंगे, या कंडेंसेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ ग्रोइंग न्यूक्लियोटाइड चेन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो एक न्यूक्लियोटाइड एक ग्रोइंग चेन के अंदर कैसे कंडेंस होता है, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाएं तो वाटसन क्रिक मॉडल। तो इसमें ये इस मॉडल के अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो इसमें हो सकता है आपसे कंट्रीब्यूशन ऑफ शरगाफ पूछा जाए इन द डेवलपमेंट ऑफ वाटसन क्रिक मॉडल या डबल हेलिकल मॉडल, या इसमें आपसे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरिसविल के अंदर रोजाना फ्रैंकलिन पूछा जा सकता है, या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ वाटसन एंड क्रिक पूछा जा सकता है इस मॉडल के अंदर। तो ये तीनों साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं। वाटसन क्रिक मॉडल की प्रॉपर्टीज लिखने को कहा जा सकता है, तो उसमें आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स विच आर अटैच विद ईच अदर बाय मींस ऑफ बेस पेयर्स, बोथ चेन्स आर एंटी पैरेलल। इस तरह से ये करैक्टरिस्टिक्स यहाँ से आप निकाल लें और ये कोई 3-4 करैक्टरिस्टिक्स जरूर आपको आनी चाहिए। देखो, जो यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर एमसीक्यू भी बनते होते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर डीएनए के अंदर अगर आपको एक नाइट्रोजनस बेस का बता दिया जाए तो बाकी नाइट्रोजनस बेस का अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? वो इस तरह से कि अकॉर्डिंग टू शरगाफ रूल ये जो एडेनिन का अमाउंट है थाइमिन के इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ पेयर अप होती हैं, और ग्वानिन का साइटोसिन के इक्विवेलेंट है। अगर आपको एडेनिन का अमाउंट गिवन हो कि टोटल नाइट्रोजनस बेसिस में से इतने % एडेनिन है, तो बाकी नाइट्रोजनस बेसिस कितनी है, ये इस तरह का कोई न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, या यहाँ से एमसीक्यूज भी बनाए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर ज़रा प्रैक्टिस कीजिए। ये शरगाफ रूल के मुतालिक अलग से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज शरगाफ रूल। उसमें फिर आपने ये एडेनिन का थाइमिन के साथ और ग्वानिन का साइटोसिन के साथ ये जो अमाउंट इक्वल हो रहा है इसके बारे में पॉइंट आउट करना है। अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। तो जीन को आप ये डिफाइन करेंगे और इसकी ये जो नेचर है, मॉलिक्यूलर नेचर, इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर ये राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, ये भी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इसमें ये मैसेंजर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए, इनकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं। कोडॉन और जेनेटिक कोड क्या होते हैं, इनके बारे में सवाल हो सकता है, या एंटी कोडॉन किसे कहते हैं, या फिर इवन आपसे ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहा जा सकता है। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन का ताल्लुक है तो न्यूक्लिक एसिड में से लॉन्ग क्वेश्चन आने का बड़ा इम्कान होता है। न्यूक्लिक एसिड में से इसकी ये केमिकल नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके अंदर आपने ये कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से लेकर और आगे फिर जो पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है
और केमिकल नेचर ऑफ ATP और NAD बेशक आप स्किप कर दें उसमें, तो यहाँ तक आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यानी पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड और उससे पहले जो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ये 2 चीज़ें उसमें लाजमी आनी चाहिए। फिर इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में वाटसन क्रिक मॉडल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके ऊपर भी अलग एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको प्रिपेयर करें। अच्छा, एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स ऑफ RNA के मुतालिक भी हो सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आर्टिकल, तो इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर 2 से मुतालिक। तो उम्मीद है कि चैप्टर 2 में से जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। आप अभी इनको रिवाइज करते हुए इन टॉपिक्स को, इन बातों को मद्देनज़र रखिए। इंशाल्लाह एक और दूसरी वीडियो के अंदर हम इससे अगले चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.